टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ ज्ञान दर्पण मैं करुण आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज रहते हैं और कहा यह जाता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। जी आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। अब देखिए, इकोनॉमिक्स को जो पढ़ने का पैटर्न होता है वो सिविल सर्विसेज में, और अगर आप उससे एमए करते हैं उसमें डिफरेंस है। सिविल सर्विसेज में जो हम इकोनॉमिक्स का जो वेटेज है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। जी अब आप ये भी जानेंगे कि कैसे हमें दिखता है कि जैसे हम जानते हैं फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स जो हैं वो एडम स्मिथ है, राइट, जिन्होंने शुरुआत करी, कुछ रिसर्च करी, उसके बाद उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए। जैसे द कॉन्सेप्ट ऑफ लेसस फेरी का जो कॉन्सेप्ट दिया वो एडम स्मिथ ने दिया। और ये जो बात है ये 18th सेंचुरी के मिड हाफ की बात है, यानी कि 1750s की बात है, राइट। और अगर हम देखेंगे, अगर ये 1750s में जो हमारे एडम स्मिथ साहब हैं वो रिसर्च करते हैं और हमें कहीं ना कहीं एक नया सब्जेक्ट देते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स, तो उसके हमें दिखता है लगभग 150 या 200 सालों के बाद हमें दिखता है कि जो इकोनॉमिक्स है उसकी एक नई शाखा हमें दिखती है, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं देखूं जो आप पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, जो हम अमेरिकन डिप्रेशन देखेंगे, जिसे हम द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ अमेरिका कहते हैं, वहां पर हमें दिखता है, जिसकी शुरुआत जो होती है 1929 से होती है। तो यहां पर हमें दिखता है कि पता चलता है कि जो यूएसए है, जिसने काफी अच्छा इकोनॉमिक्स में कमांड रखा था, जिसे लगता था कि इकोनॉमिक्स उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है, बट आगे चल के हमें दिखता है कि जितने भी सिद्धांत उनके इकोनॉमिक्स में थे, फिर भी जो है ग्रेट डिप्रेशन आता है। तो इसे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स जो है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, वो पूरी तरह से सटीक नहीं है। इसीलिए हमें दिखता है एक व्यक्ति है जॉन मेनर्ड कीनस, उनके द्वारा हमें दिखता है एक नई शाखा हमें मिलती है जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से बाहर निकाला मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जो रह गया वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए हम कहते हैं कि आज के समय पर कि जो इकोनॉमिक्स है उसको दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। और यहां से हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो है एडम स्मिथ, और हमने ये भी देखा जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं वो है जॉन मेनर्ड कीनस। तो देखिए, इस तरह से जो हमारे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होती है, ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, वाई क्वेश्चन मार्क, यही हमारा जो है हमें सिविल सर्विसेज या अन्य जो एग्जाम्स हैं हमारे उसमें काम आता है। और वहीं पर जैसे जो जॉन मेनर्ड कीनस ने जो इसको ज्यादा ब्रीफ किया है, ज्यादा फॉर्मलाइज किया है, जिसे हम किनीशियन इकोनॉमिक्स कहते हैं, उतना फॉर्मलाइज होने में हमें जाना नहीं होता है, राइट। तो आइए देखते हैं, मैं करुण अपने 5 साल के अनुभव जो है, जो भी मैंने मेंस राइटिंग करी है, उस आधार पे अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा, और जितना हो सके जो मैं पढ़ाऊंगा आपको उसको एक वास्तविकता से जोड़ के आपके समक्ष मैं रखूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा जो हम विषय पढ़ने वाले हैं वो बात करता है आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज की, अर्थव्यवस्था की बात करता है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला स्लाइड आपको दिख रहा है कि यहां पर लिखा गया है मोर देन अ डेसिमल साइंस, यानी कि हिंदी में अगर हम देखते हैं इसको कहा गया है एक निराशजनक विज्ञान से भी अधिक है ये, यानी कि विज्ञान है वो भी निराशजनक। अब निराशजनक क्यों है, वाई डेसिमल, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 150 सालों के बाद ये पता चलता है कि इसके जो सिद्धांत दिए गए थे, इसमें जो सिद्धांत है उनको माना गया, फिर भी क्या है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ी, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ी, जिसे हम जनरली कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें बताया गया इकोनॉमिक हैज बीन कॉल्ड अ डेसिमल साइंस, जैसे कि मैंने बताया इसको डेसिमल साइंस क्यों कहते हैं। आगे देखते हैं प्रिसाइसली अ डिप्रेसिंग एंड द पुअर साइंस। डिप्रेसिंग एंड पुअर साइंस क्यों कहा जाता है इसे, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो सिद्धांत हैं वो पूरी तरह से भरोसे करने लायक नहीं है, और यानी कि इसके सिद्धांतों में कुछ कमी है। अब जैसे हम जानते हैं जिसके पास धन का अभाव होता है, कमी होती है, उसको हम गरीब कहते हैं। तो वही है कि इस विषय में जिसको हम साइंस के कैटेगरी में रखते हैं उसमें कुछ कमी है, इसीलिए इसको कहा जाता है पुअर साइंस। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट समझते हैं ये पुअर के लिए है, यानी कि गरीबों के लिए है,
इसलिए इसको पुअर साइंस कहा जाता है? बिल्कुल भी नहीं, इसको पुअर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ कमी है, राइट? आगे बढ़ते हैं। अदर देन दिस डिसिप्लिन हैज आल्सो बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग अ काइंड ऑफ रिडल फॉर अ कॉमन पीपल। रिडल का मतलब होता है पहेली। रिडल का मतलब होता है पहेली, यानी कि मैंने बताया था ये विषय अपने में ही काफी जटिल है। ये विषय अपने में ही काफी जटिल है, इसीलिए जो आम लोग हैं वो इसको नहीं समझ पाते। इसीलिए इस विषय के लिए कहा जाता है इट्स अ टाइप ऑफ रिडल, एक पहेली है। पर मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इसको आसान किया जाए, राइट? आगे देखते हैं। लेटर बट नॉट द लीस्ट इट हैज बीन कॉल्ड अ फेल्ड साइंस। वो मैंने बता दिया आपको, इसको फेल्ड साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि आगे चलकर इसके जो सिद्धांत हैं, वो जो परिस्थितियां थी उनको सुधारा जा सकता था, परंतु इस विषय के सिद्धांतों पे, प्रिंसिपल्स पे भरोसा किया गया, फिर भी वो परिस्थितियां सुधारी नहीं जा सकी, राइट? तो ये बात इसमें बताई गई है, इसीलिए इसको फेल्ड साइंस कहते हैं। तो यहां से हम क्या सीखे? फेल्ड साइंस होने की वजह से इसको पुअर साइंस बोला गया है, राइट? अब यहां पर आपको देखना होगा यूएस सब प्राइम क्राइसिस आए थे 2008 में, उसमें भी ये कुछ नहीं कर पाई। अब वो क्या है वो हम आगे देखेंगे, डोंट वरी, ये अलग से आपका चैप्टर है। तो आगे क्या है? स्टिल नोबडी कैन डिनाई द इंडिविजुअल रोल प्लेड बाय इकोनॉमिक्स टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस फॉर ह्यूमैनिटी। जैसे कि अभी तक जितना भी मैंने इसका जो आपको इंट्रोडक्शन दिया इकोनॉमिक्स का, तो एक तरह का वो नकारात्मक दिया है, नेगेटिव वे में दिखाया है, राइट? बट फिर भी आज भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। आज देखिए 2023 दिसंबर का महीना है, मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, तो कहने का ये मतलब है कि आज भी कहीं ना कहीं इसके जो सिद्धांत हैं वो आज भी हर देश के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। हर देश अपनी जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उसको मेंटेन रखता है, राइट? तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए राइट साइड जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन है, वो एक बात कहते हैं कि एनी फूल कैन नो, द पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड। यानी कि जानना और समझना, जानता तो हर कोई है, बेवकूफ आदमी भी जान जाएगा, पर जो मेन मुद्दा है वो है समझना। तो इकोनॉमिक्स को हम सभी जानते हैं पर समझते नहीं है। देखिए कोई जो वो आप देखते होंगे जो जिसे हम कहते हैं कि छोटे छोटे जो इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, चाय बेचते हैं, वो भी जानते हैं अगर वो चाय, उनको जो लागत है, जो कॉस्टिंग है उस चाय की, वो अगर 6 रुपए है तो वो आपको 6 रुपए से ऊपर ही बेचेंगे, क्योंकि उनको पता है कि 6 रुपए से ऊपर जो मैं बेचूंगा वो मेरा मुनाफा होगा। तो दिस इज द इकोनॉमिक्स। यानी कि जानते हर कोई है पर समझना बहुत जरूरी होता है। अब इसीलिए जो हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो हमारा इकोनॉमिक्स को समझना, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा महत्व रखती है, राइट? आइए देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स एंड इट्स नुआंसेस मतलब होता है बारीकियां। नुआंसेस हैव ऑलवेज बीन अ चैलेंज्ड। ये हमेशा चुनौती रहा है। आज भी आप देखिए, आप में से जो भी मेरे लेक्चर देखेगा, कहीं ना कहीं उसको पॉलिटी पसंद होगी, हिस्ट्री पसंद होगी, इवन ज्योग्राफी पसंद होगी, अन्य सब्जेक्ट पसंद होंगे, पर इकोनॉमिक्स से वो कतराता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के सिद्धांत क्या होते हैं, अपने आप बदल जाते हैं। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि जो एडम स्मिथ हैं, जो फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स हैं, उन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था लेसेस फेरे का, यानी कि फ्री मार्केट का दिया था। यानी कि मार्केट में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा राज्य, या करेगा भी तो बिल्कुल ना के बराबर करेगा। पर वो आगे चल के अपने आप वो सिद्धांत क्या बन जाता है, पूंजीवाद का, कैपिटलिज्म का बन जाता है। तो ये इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करते हैं। तो इसीलिए आपको पता चला होगा थोड़ा जटिल है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, राइट? बट डोंट वरी, विल मेक इट इजी। ज्ञान दर्पण की 2 शाखाएं हैं, एक खरड़ में है और एक पंचकुला में है, और आप ये देख ही सकते हैं किस तरह से यहाँ पर टीचर्स जो होते हैं ऑलरेडी काफी अनुभव होता है उनका। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो आपने देर नहीं करनी है। पहले के 3 डेमो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, और आपके पास फीस का ईएमआई का भी ऑप्शन होता है। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर हमसे संपर्क करें। ये नीचे जो स्क्रॉल दिख रहा है आपको, इसमें नंबर है, आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि यहां पर यह बताया गया है, इट डजंट मीन दैट दोज विद द बैकग्राउंड इन इट आर वेरी कंफर्टेबल। Many of such people face an altogether different sort of problem। मतलब इसमें वही बता रखा है कि जैसे मानते हैं मेरे कोई लेक्चर ऐसा बालक या बालिकाएं देख रही हैं जिनका इकोनॉमिक्स रहा है विषय, फिर भी आप देखिएगा कि उनको भी इकोनॉमिक्स जो है उतना वो समझते नहीं है, क्योंकि स्कूल टाइम में हम उसको रट लेते हैं, फॉर्मूलों को हम रट लेते हैं, पर समझते नहीं है। तो इस बात पे आप देखिएगा, ये राइटर साहब खुद कह रहे हैं, ठीक है? मिसिंग द एप्लीकेटरी डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक्स
इज अ जनरल प्रॉब्लम अमंग सच पीपल। यानी कि देखिए, जब तक आप किसी भी सिद्धांत को केवल जानते हैं, यू ओनली नो दैट प्रिंसिपल, देन यू कांट अप्लाई, आप उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बिकॉज फॉर अप्लाइंग वी मस्ट अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट, हमें वो समझना पड़ता है। जानने से हम अप्लाई नहीं कर सकते, हमें समझना पड़ता है। और सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट मीन्स राइटिंग, आपको अप्लाई करना आना चाहिए। और जब आप निकल भी जाते हैं, जब आप अच्छे पद में आते हैं, तो आपको सिद्धांत लागू करना आना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी विभाग का क्या करते हैं, लीड करते हैं, राइट। आइए आगे देखते हैं। टुडे एम्फेसिस बीइंग ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, आज ज्यादा जो जोर दिया जाता है वो है कि अप्लाई करना आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा नोइंग से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग में हमारा ध्यान होना चाहिए, राइट। तो यहां पर देखिए एक लाइन है कि नोइंग इकोनॉमिक्स इज नॉट इनफ, रादर वन इज रिक्वायर्ड टू हैव द एबिलिटी टू अप्लाई इकोनॉमिक्स इन एवरीडे लाइफ, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इफ वन अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स। यानी कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स जानते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना इकोनॉमिक्स को समझते हैं और कितना उसे अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें अप्लाई करते हैं। दिस इज द इकोनॉमिक्स, राइट। आगे देखते हैं। अब इकोनॉमिक्स की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। डिफाइनिंग इकोनॉमिक्स कि आपकी मीन्स राइटिंग में काम आएगा। कुछ यूनिवर्सल डेफिनेशन होती हैं, और अगर आप इकोनॉमिक्स को समझ जाते हैं, अगर मेरा जो प्रयास है, अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स समझा पाया, जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझाना, तो आप अपनी परिभाषा खुद भी बना सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन करना बहुत जरूरी होता है, राइट। तो यहां पर क्या है, सिंपली पुट इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। यानी कि इकोनॉमिक्स में एक परिभाषा किया जा रहा है कि ये ह्यूमन बीइंग्स की एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ह्यूमन बीइंग्स की। मैंने यहां पर एनिमल नहीं बोला है, बिकॉज एनिमल्स का कभी भी संबंध इकोनॉमिक्स से नहीं रखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, इंसान एनिमल को जोड़ता है इकोनॉमिक्स में, यानी कि एनिमल्स को खरीदा बेचा जाता है और उसे कंट्रोल करता है इंसान, यानी कि इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल इंसान करता है। जानवर या अदर देन जो ह्यूमन बींग्स हैं, अदर देन ह्यूमन एनी स्पीसीज, वो शामिल होते हैं, पर वो उसको अप्लाई नहीं करते हैं, वो उसमें शामिल होते हैं। मैंने बताया ना अभी एग्जाम्पल, जो हम जानवरों को बेचते खरीदते हैं, जैसे जो डॉग लवर्स हैं, वो एज पर द ब्रीड डॉग्स की कीमत तय करते हैं। पर वो कीमत तय कौन करता है? डॉग तो खुद नहीं करता ना, उसको क्या पता इकोनॉमिक्स क्या होती है, इंसान तय करता है। तो यानी कि इकोनॉमिक्स जो है, ये जो विषय है, ये केवल किसके लिए है? ह्यूमंस के लिए। ये बात अपनी याद रखनी है। आगे देखते हैं। और एक सिंपल वे में से क्या कहा जाता है, ऑल एक्टिविटीज वेयर मनी इज इन्वॉल्व कैन बी कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कि इसमें कहा जा रहा है जहां पर भी पैसा इन्वॉल्व है, दैट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये हमारे राइटर साहब के द्वारा बताया जा रहा है, और जो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं। एंड वेर एवर मनी कम्स इन क्वेश्चन देयर कम्स द इकोनॉमिक मोटिव गेन सेवरल एग्जाम्पल। यानी कि जहां पर भी पैसा आता है वहां पर फायदे और नुकसान की बात आती है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो प्रॉफिट के बिना काम करे। इंसान बोला मैंने। अगर वही मैं राज्य की बात करूं, जिसे आप स्टेट कहते हैं या देश कहते हैं, वहां पर यह जरूरी नहीं होता है कि देश हमेशा प्रॉफिट की बात करता है, क्योंकि देश का काम होता है सबको समानता देना। इसीलिए देश हमेशा प्रॉफिट में डील नहीं करता, इसीलिए हमें सब्सिडी वाला कॉन्सेप्ट दिखता है अगर हम देश की बात करें। पर जब इंसान की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई इंसान सब्सिडी देता है, राइट। हर आदमी प्रॉफिट के लिए काम करता है, क्योंकि जिम्मेदारियां जो हैं वो पैसे से ही निकलती है, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये बात इसमें बताई गई है। अब ये जितनी भी अभी जो परिभाषा, जो डेफिनेशन अभी हमने दी, कि जहां पर भी जिस ट्रांजैक्शन में मनी इन्वॉल्व होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है, दैट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज अ इकोनॉमिक्स। क्या ये सही है? इतना आसान है? नहीं। अब इसमें हमारे राइटर साहब एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। किसका एग्जाम्पल देते हैं? देखिए, विजिटिंग रिलीजियस प्लेसेस। अब रिलीजियस प्लेसेस में आपके मॉस्क हो सकता है, टेम्पल हो सकता है, राइट, चर्च हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, वगैरह वगैरह। भारत तो आप जानते हैं एक डाइवर्स देश है। तो विजिटिंग रिलीजियस प्लेसेस फॉर प्रेयर, पूजा करते हैं जिसे हम, इज क्लियरली नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब प्रेयर करना इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है, जब हम पूजा अर्चना करते हैं, दैट इज अ मिलन ऑफ आत्मा परमात्मा। यस, वो मिलना होता है।
तो वहां पर पैसा कहाँ चलता है? ऐसा होता है कि भगवान आप मेरी ये पूरा ये मनोकामना पूरी करिए, मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा, और फिर वहां से भगवान जी कहेंगे नहीं नहीं 1,000 में नहीं, 2,000 में, डन, डील डन। थोड़ा सा बेतुका है पर समझने वाली बात है, राइट? तो वहां पर देयर इज नो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो क्या है कि फॉर प्रेयर इज क्लियरली नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट व्हाट अबाउट गिविंग आर्म्स टू बेगर्स? यानी कि जैसे हम मंदिर में गए, पूजा करी, और बाहर आपने देखा है जो भिखारी बैठे रहते हैं उसको हम पैसा दे देते हैं। यस और नो? पैसा दे देते हैं। या हम लोग जैसे ज्यादातर जो हिंदुइज्म में ऐसा होता है कि सैटरडे को ज्यादातर लोग शनि जी को मानते हैं, तो वो शनि जी के लिए जो वो एक तेल चढ़ा हुआ होता है इस तरह से, उसके लिए बाहर लोग बैठे होते हैं, तो वहां पर आप क्या करते हैं, पैसा देते हैं, और बदले में जो भी वो जो तेल वाली मैंने बात बताई आपको, ऑयल, वो आप लेते हैं, राइट? तो यहां पर आप देख रहे हैं चाहे बेगर्स हो, वहां पर आप पैसा चलता है, देयर और पुटिंग सम मनी ऑन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और फॉर दैट मैटर्स रिलीजियस डोनेशन आप देते हैं तब भी पैसा आ गया, रिलीजियस आपने डोनेशन दिया तब भी पैसा आ गया, ठीक है? कैन वी कॉल देम अवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, अगर मैं किसी भिखारी को पैसे दे रहा हूं मंदिर के बाहर, या मैं मंदिर की जो दान पेटी होती है वहां पर कोई दान दे रहा हूं, क्या उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो पहले परिभाषा हमने देखी थी उसमें कहा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, बट वो इसलिए होती है फॉर दी प्रॉफिट एंड लॉस। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, राइट? और वो किस लिए करता है? फायदे और नुकसान के लिए, और ज्यादातर फायदा। या तो आपके बिजनेस में आपको फायदा होता है या नुकसान होता है, दो ही चीज होती है, और आपको ये पता होता है। आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होता है या तो मेरा फायदा होगा या नुकसान होगा। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, पर उसमें लॉस भी तो हो सकता है। तो यानी कि प्रॉफिट और लॉस के लिए ही आप पैसा खर्च करते हैं, और वहां पर पैसा इंगेज है, मनी इंगेज है उस एक्टिविटी में। तो यहां पर भी वही बात है, यहां पर भी वही बात है, बट यहां पर जो आप पैसा दे रहे हो, आप कोई भी ना प्रॉफिट ना लॉस की बात सोच रहे हो। किसी भिखारी को दे रहे हो, आप ये नहीं सोच रहे हो मुझे कुछ प्रॉफिट होगा। हाँ, ये प्रॉफिट होगा कि ऊपर वाला मेरा कर्मा चेक कर रहा होगा, वो चेक करेगा, बट ये तो नहीं है ना कि उससे कुछ आपको प्रॉफिट मिलेगा मॉनेटरी वाइज, जो पहले की गतिविधियां हैं जहां बिजनेस करते हैं। तो यानी कि अगर हम एक एक्टिविटी को ये परिभाषित करें, यानी कि इकोनॉमिक्स को अगर हम ऐसे परिभाषित करें कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है जिसमें मनी इंगेज होता है फॉर दी प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मंदिर का जो हम भिखारियों को दे रहे हैं पैसा, या हम दान दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अलग दिशा में हमें ले जाता है, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट और लॉस की बात ही नहीं है। हम पैसा दे देते हैं बिकॉज वी हैव द सिंपैथी, हमारे पास एक दिल होता है जिसमें थोड़ी फीलिंग्स होती है, राइट? तो इसकी क्या परिभाषा रखें? ठीक है, अब एक ऐसी परिभाषा में रखनी पड़ेगी जो सटीक है। तो यहां पर ये मुसीबत देख के ये जो परिभाषा सटीक नहीं हो पा रही थी, इसलिए एक नई परिभाषा हमें मिलती है। वो क्या है? However, defining economics has not been an easy as it has been presented here. Defining very discipline has been a complex and contentious task for that matter. जैसे कि मैंने अभी बताया कि इतना आसान नहीं है, बहुत जटिल होता जा रहा है। क्या दे भाई इकोनॉमिक्स की परिभाषा? क्योंकि परिभाषा का मतलब होता है जनरल, वो हर जगह लागू होनी चाहिए। अभी तक की हमारी परिभाषा मंदिर के बाहर जो भिखारी हैं या हम जो दान देते हैं वहां लागू नहीं हो पा रही है। तो परिभाषा का क्या महत्व? परिभाषा का मतलब ये होता है कि वो हर जगह काम करे। तो इसीलिए इस मुद्दे को देखते हुए आगे चल के हमें क्या दिखता है, एक नई परिभाषा हमें दिखाई देती है। वो है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्कैर्स रिसोर्सेस टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल। मतलब इसमें यह बताया जा रहा है कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी को यहां स्टेट आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे वहां समाजवाद अपनाया जाता है। भारत एक समाजवादी देश है, सोशलिस्ट है, राइट? तो यहां पर राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वो सभी को जो रिसोर्सेज होते हैं, हमारे जो रोटी कपड़ा मकान है खासकर, उनको सभी तक पहुंचाए। तो यहां पर क्या होता है कि जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आप जानते ही हैं जब संविधान बन रहा था 1946-49 के समय, तो उस समय हम लगभग 39 करोड़ के थे, और आज दिसंबर 2023 का डेटा अगर हम उठाए तो हमें पता चलता हम 140 करोड़ के हैं। तो कहीं ना कहीं 100 करोड़ बढ़ गए हम लोग इन 70 सालों से। इन 70 सालों में हम लगभग कितने बढ़ गए हैं? 100 करोड़। तो यानी कि रिसोर्सेज तो उतने ही हैं। भारत का अगर जो क्षेत्रफल है, यानी कि जो एरिया है, अगर वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का है, आज भी तो वो इतना ही है। तो हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो उतने ही हैं, बट जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। तो यहां पर क्या है कि जो हमारा स्टेट है या कोई भी देश है,
हर जगह स्टेट होता है, चाहे यूएसए है, चाहे यूके है, चाहे इंडिया है। उस स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो जो उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, रोटी कपड़ा मकान जो है, उसको कितने बेहतरीन तरीके से सब तक पहुंचाए। तो ये परिभाषा हर देश पे लागू होती है, क्योंकि हर देश की जनसंख्या बढ़ रही है और हर देश का जो एरिया होता है वो इतना ही है। क्योंकि अब हमारा जो नया युग है, वहां पर आप जानते हैं एक्सपेंशन की पॉलिसीज नहीं अपनाई जाती है। तो देश सबके देश क्या है, सीमित है, उनका जो एरिया है वो सीमित है। तो होगा क्या कि अब हर देश की जिम्मेदारी है, जो उनकी स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उसको आपने क्या करना है, एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उसका करना है कि उसकी बर्बादी ना कम से कम हो। तो ये परिभाषा अपनाई गई है, ठीक है। तो यहां पर आप रेड से देख रहे होंगे क्या लिखा है कि इकोनॉमिक स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स, फर्म्स, गवर्नमेंट्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विद इन अवर सोसाइटी मेक चॉइसेस एंड हाउ दिस चॉइसेस डिटरमाइन सोसाइटी यूज ऑफ इट रिसोर्सेज। मतलब ऐसा होता है, हर देश का अपना एक संस्कृति होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं तुलना करके, जब तक हम कंपैरिजन नहीं करते हम सीख नहीं पाते हैं। अगर मैं एक पाकिस्तान की तुलना करता हूं भारत से, तो आपको दिखता है, अगर बहुमत की बात करें तो पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और जो भारत है वहां पर सनातन को हम ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। ज्यादा समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि भारत में सब एक है, राइट। तो ये जो मैं बोल रहा हूं इसको गलत ना ले जाएं, बस एक मेजोरिटी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो जो इस्लामिक में आप जानते हैं वहां पर जो नॉनवेज खाना है इट्स नॉर्मल, पर जो सनातन धर्म होता है वहां पर नॉनवेज को अवॉइड किया जाता है। और जो लोग खाते भी हैं तो उनमें भी आप देखेंगे कि कुछ दिन वो लोग मानते हैं, जैसे ट्यूसडे, सैटरडे, थर्सडे हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। तो यानी कि ज्यादा जो डिमांड है वो पाकिस्तान की नॉनवेज के लिए हमें भारत से ज्यादा दिखती है, राइट। तो यहां पर भारत में और पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि जो डिमांड है वो डिफरेंट है। तो उस डिमांड के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिमांड्स, स्टेट की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान का अपना स्टेट, भारत का अपना स्टेट, वो किस तरह से रिसोर्सेस को मैनिपुलेट करते हैं और अपनी जितनी भी उनकी डिमांड है उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो ये है एक परिभाषा, और ये ऐसी परिभाषा है जो डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट में डाल दी गई है, और डिमांड चाहे कुछ भी हो, तो यानी कि ये हर देश में लागू होती है, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। तो यहां पर आपने देखा है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूजेस इट्स स्कैर्स रिसोर्सेज। यानी कि जो इकोनॉमिक्स जो एक विषय है वो बताता है कि किस तरह से एक जो समाज है, समाज को यहां पर आप स्टेट कह सकते हैं, हाउ सोसाइटी यूजेस इट्स स्कैर्स रिसोर्सेज। क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होंगी, वो स्कैर्स इसलिए होती जा रही है, कम इसलिए होती जा रही है क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि 70 सालों में भारत की बात करें तो जनसंख्या लगभग 100 करोड़ बढ़ चुकी है, राइट। अब देखिए, अब हमारा जो मेन मुद्दा है वो है मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो एडम स्मिथ हैं, जो पैदा हुए थे 1723 में और 1750s में या 1760s में उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और कहा जाता है कि जब एडम स्मिथ लगभग 40 सालों के हुए, यानी कि 40 सालों से मतलब मैं कहना चाहूँगा 1763 के आसपास, तो उन्होंने सिद्धांत दे दिया था, डेट इज कि बाजार को जो 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 मार्केट होती है उसको फ्री रखा जाए, यानी कि उसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। राज्य जो है, माफ कीजिएगा, जो मार्केट है वो अपना जो मूल्य है वो खुद तय कर लेती है, और वो होता भी है। अभी हमें दिखता है ना, अभी हाल ही में आप देखिए, जैसे राइट नाउ आई एम रिजाइडिंग इन चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में क्या हुआ था 2 महीना पहले कि जो टमाटर थे उसके जो जो दाम है, जो पर केजी दाम है, वो 200 रुपए किलो पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम हो गई थी और डिमांड बढ़ रही थी। अगर टेक्निकली देखा जाए, डिमांड वही थी, सप्लाई कम हो गई। डिमांड वही थी, सप्लाई कम हो गई, तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि डिमांड बढ़ गई है। अगर हम सप्लाई को एक बेस रखें तो बात तो एक ही है। तो इस वजह से होता क्या है, प्राइसेस बढ़ गए टोमेटोज के, टमाटर के। और ये आप जानते ही हैं, आसपास आप देख लीजिए, जब भी कुछ ऐसा होता है, ठंडी है तो अंडे महंगे हो जाते हैं। तो यानी कि बाजार जो है वो, उसमें जो भी उत्पादन, यानी कि जो प्रोडक्ट उसमें बिक रहे हैं, वो अपने आप अपना मूल्य तय कर लेते हैं। तो ये जो एडम स्मिथ ने मिड ऑफ 18th सेंचुरी, यानी कि 1750s के आसपास जो ये बात समझी, वो बिल्कुल सही है।
तभी उन्होंने कहा था कि राज्य का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना के बराबर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर्स फेरे या फ्री मार्केट इकोनॉमी से हम कहते हैं, जो एडम स्मिथ ने दिया। अब यहां पर आप देखिए हुआ क्या, 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन आता है यूएसए में। ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, यहां पर है, देखिए क्या लिखा है, ये रियल पिक्चर है जो मैंने ली है। यहां पर आपको दिख रहा है कि एक जो बच्चा है वो कह रहा है, वाई कांट यू गिव माई डैड अ जॉब। यू मतलब यहाँ पर जो पूंजीपति हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उनसे कह रहे हैं कि आप हमारे जो 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 उनके पिताजी हैं, जो एक लेबर हैं, उनको जॉब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ग्रेट डिप्रेशन में ऐसा हुआ था कि कुछ बिक नहीं रहा था, महंगाई चारों तरफ हो गई थी। अब जब महंगाई चारों तरफ है तो कोई खरीदेगा नहीं, तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, और प्रोडक्शन रुकेगा तो कहां से सैलरी देंगे। इसीलिए इन्होंने क्या करा, जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, उन्होंने लोगों को उनकी नौकरी से निकाला। सो उसकी वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट रेट उस समय काफी बढ़ा, काफी। तो यहां पर क्या हुआ, इस तरह से आप देख रहे होंगे, वाई कांट यू गिव माई डैड अ जॉब, ये स्थिति हो गई थी। और आप एक ऐतिहासिक पहलू आपको और दिखाता हूं, जो हमारा यूएसए है, यूएसए भी एक कॉलोनी था ब्रिटेन का, जैसे इंडिया था। और यूएसए ने अपनी आजादी ली 1776 में। 1776 में यूएसए आजाद हुआ, और तब से यूएसए ने, यानी कि 1777 से यह माना जाता है कि यूएसए ने कैपिटलिज्म का जो सिद्धांत है, यानी कि उस समय तो फ्री मार्केट कहते थे, फ्री मार्केट का सिद्धांत अपनाया। और यूएसए को लगा वो सबसे आगे है, राइट। बट हमें क्या दिखता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 18 तक चली, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 45 तक चली, उसके मध्य, उसके बीच में हमें क्या दिखता है, यूएसए में आ जाता है ग्रेट डिप्रेशन। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मैं इसको एक अंदाजे से बोलूं कि 1780 से 1920 का अगर आप समय निकालते हैं, 1780 से 19, तो ये लगभग 140 या 150 साल है। इसमें इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत है उसको अपनाया गया, पर अंत में फिर भी इस तरह की जो विषम स्थिति है वो फेस करनी पड़ी यूएसए में। तो इसीलिए इसी आधार पे कहा गया ये एक फेल्ड साइंस है। इस तरह से इकोनॉमिक्स की आलोचना की गई, इस विषय की आलोचना की गई। तो यहीं पर से आपको पता ही है कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो रिसर्च ज्यादा करते हैं। तो रिसर्च हुई कि कहां दिक्कत हुई, क्या दिक्कत हुई, तो वहां पर एक नाम आता है जॉन मेनर्ड कीनस का, आप देख पा रहे होंगे। इन्होंने ये समझाया कि पहले इकोनॉमिक्स के जो सिद्धांत हैं या जो इकोनॉमिक्स है उसको दो में डिवाइड करिए, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई रिपीट, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले आपने एग्जाम वाइज ये याद रखना है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स निकाला, इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स निकाला, वो निकाला जॉन मेनर्ड कीनस ने। किसने निकाला? जॉन मेनर्ड कीनस। आप अपनी स्लाइड में ये नाम देख पा रहे होंगे, और इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। वहीं फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स बोला जाता है एडम स्मिथ को। अब ये बात आपको समझ में आई होगी। और इन्होंने अगर मैक्रो निकाला तो जो बचा हुआ है वो माइक्रो है, राइट। तो कभी भी ये मत पूछिएगा कि हु इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो के जो फादर है वो हमें पता है, जो बचा हुआ है वो माइक्रो है। अब यहां पर देखिए इन्होंने जो समझाने का प्रयास किया है वो हम देखेंगे। तो इन्होंने कहा कि सिंपली पुट, इफ मैक्रो इज अबाउट द फॉरेस्ट, एक जंगल है मैक्रो, और माइक्रो क्या है, इज अबाउट द ट्री, उस जंगल का पेड़। अगर हम पूरे जंगल को स्टडी करें तो वो मैक्रो होगा, उसको मैक्रो के अंदर हम स्टडी करेंगे। और अगर हम एक ही उसमें से एक जो उसकी यूनिट है यानी कि जो पेड़ है उसकी स्टडी करें तो वो माइक्रो होगा, राइट। वाइल द फॉर्मर डील्स विद द बिग पिक्चर, यानी कि जो मैक्रो है वो बड़ी पिक्चर के बारे में बात करता है यानी कि फॉरेस्ट, और जो लेटर है यानी कि जो बाद वाला जो पेड़ है उसकी बात करें तो वो बात करता है यूनिट की। माइक्रो एंड मैक्रो आर द ग्रीक वर्ड्स, ये ग्रीक वर्ड्स हैं। ये आपके मीन्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई भी शब्द हम लेते हैं तो उसका जो जन्म हुआ है, जो बर्थ हुआ है उस शब्द का कहां से हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि माइक्रो और मैक्रो आर द ग्रीक वर्ड्स विच सिंपली मीन्स, मैक्रो मीन्स बिग एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल, राइट। आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। वाइल माइक्रो टेक्स अ बॉटम अप अप्रोच टू एनालाइज इकोनॉमी, अब माइक्रो जो है वो कौन सी अप्रोच लेती है, बॉटम से अप, बॉटम से अप यानी कि नीचे से ऊपर, ठीक है। और वहीं पर अगर आप मैक्रो देखेंगे वो लेता है आपका ऊपर से नीचे, ऊपर का व्यू देखता है, मैक्रो से नीचे वो चलता है, राइट। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे पहले इसको अगर लिंक कराता हूं मैं, आजकल की जो नीतियां हमें दिखती है, जैसे प्लानिंग कमीशन जिसको आप जानते ही हैं, नीति आयोग ने सिंस 2015 से ओवर पास किया है।
तो जो प्लानिंग कमीशन है वो जो जिस प्रिंसिपल पे वो बेस रखता था, वो प्रिंसिपल था आपका माइक्रो का सिद्धांत। वो माफ कीजिएगा, मैक्रो का सिद्धांत। मैक्रो मतलब टॉप टू बॉटम, और वहीं पर जो नीति आयोग हमें दिखता है वो दिखता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि माइक्रो। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, प्लानिंग कमीशन जो था वो किस में काम करता था, मैक्रो में, और जो नीति आयोग काम करता है वो किस में करता है, माइक्रो में। अब देखिए इसको एक तरीके से समझाया गया है, दो दे अपीयर टू बी डिफरेंट दे आर एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि अब जैसे मैक्रो और माइक्रो को हम अलग अलग पढ़ेंगे, पर ये भी याद रखना है ये इंटरडिपेंडेंट हैं और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब इसको समझ लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए जब आपको मैक्रो को स्टडी करना है, मैक्रो, तो आपको माइक्रो को समझना ही पड़ेगा। अब कैसे, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूं। जैसे बात करें हम इन्फ्लेशन की, जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं, हिंदी में मुद्रास्फीति, इंग्लिश में इन्फ्लेशन, और आमतौर पे महंगाई। तो जब महंगाई बढ़ती है वो हम पढ़ते हैं उसको मैक्रो में। मैक्रो बिग कॉन्सेप्ट, मैक्रो में हम पढ़ते हैं किसको, इन्फ्लेशन को। और अब इन्फ्लेशन के नीचे अगर मैं इसका यूनिट देखो, इन्फ्लेशन जो है उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे मैं अभी अलग अलग कारणों में दो कारण आपको बता देता हूं। जैसे एक मैं इंटरनेशनल रीजन ले सकता हूं, अंतर्राष्ट्रीय कारण ले सकता हूं। जैसे मानते हैं हम किसी देश से क्रूड ऑयल, कच्चा तेल आयात करवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, और वो जो देश है जिससे हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल, वो लड़ाई में कहीं इंगेज हो गया है, वो वॉर में इंगेज हो गया है, तो ऑब्वियसली जो क्रूड ऑयल होगा वो महंगा हो जाएगा। तो भारत में भी अपने आप क्या होगी, महंगाई बढ़ जाएगी, राइट। एक और कारण लेते हैं अंदरूनी, जैसे एक नेचुरल फिनोमेनन ले लेते हैं कि भैया आप सभी जानते हैं ला नीनो एल नीनो एक कॉन्सेप्ट है हमारे मॉनसून में। तो ला नीनो में ये होता है कि जो भारत में बारिश काफी ज्यादा हो जाती है। तो देखिए जो फसल होती है, फसल को एक एवरेज मॉनसून चाहिए होता है, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश भी नहीं चाहिए और बहुत कम बारिश भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो अब तब भी हमारी फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और बेमौसम बारिश हो जाए तब भी हमारी फसल नष्ट हो जाती है। तो फसल हो गई नष्ट, यानी कि मानते हैं 100 कुंटल हमारी फसल उगती थी, पिछले साल उगी मान लेते हैं, इस साल उगी है 50 कुंटल। अब ये सप्लाई जो है वो कम हो गई और हमारी साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो वही सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट यहां लग जाएगा। अपने आप जो मूल्य है वो महंगा हो जाएगा। एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट कि मार्केट अपने आप क्या करती है, अपने प्रोडक्ट का मूल्य तय करती है ऑन द बेसिस ऑफ इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड मतलब डिमांड एंड सप्लाई। इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देता पर वो अपना काम करता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि महंगाई बढ़ती है। अब देखो दोनों ही, मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय कारण इंटरनेशनल रीजन, और दूसरा मैंने आपको एक नेचुरल फेनोमेनन जो ला नीनो वाली मैंने बताई, उससे क्या हो रहा है कि महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई बढ़ने के जो नीचे के हमने ये सिद्धांत देखे, जिसे लॉ एंड सप्लाई का सिद्धांत मैंने आपको दिखाया, ये एक यूनिट होता है, यानी कि इसको हम माइक्रो में पढ़ते हैं, और ये सब मिला के ओवरऑल क्या है, क्या लाता है, महंगाई, उसको हम इन्फ्लेशन में पढ़ते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि आपस में ये इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट है, बिल्कुल है जी, और यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री भी करते हैं। अगर नीचे का मौसम ठीक रहता है, कहीं पर पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बरकरार है, यूएन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो उसमें क्या होगा, हमारा इन्फ्लेशन क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, वो कॉम्प्लीमेंट करेगा उसे, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये उदाहरण से आप समझ पाए होंगे कि ये किस तरह से हम कहते हैं कि जो हमारा माइक्रो और मैक्रो है वो इंटरडिपेंडेंट है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री करता है, राइट। आगे देखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। माइक्रो थ्योरी इवॉल्व्ड फ्रॉम दी थ्योरीज ऑफ हाउ प्राइसेस आर डिटरमाइंड। अब माइक्रो कैसे इवॉल्व होता है, थ्योरी जो मैंने बताया, लॉ एंड माफ कीजिएगा सप्लाई एंड डिमांड की थ्योरी है। आगे देखते हैं, मैक्रो ऑन दी अदर हैंड इज रूटेड इन इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन। इंपेरिकल क्या होता है, देखिए इंपेरिकल को मैं आपको पहले समझा देता हूं। इंपेरिकल की हम तुलना करेंगे, इंपेरिकल की हम तुलना करेंगे नॉर्मेटिव से। इंपेरिकल क्या होता है कि इंपेरिकल जो है ज्यादा साइंटिफिक होता है, और नॉर्मेटिव जो होता है वो साइंटिफिक के अलावा उसमें हम वर्च्यू की बात भी करते हैं, ठीक है। अब इंपेरिकल मतलब है कि ये रूट जो मैक्रो होता है वो काम करता है विज्ञान के सिद्धांतों में, ठीक है, यानी कि उसमें हैंस प्रूव्ड होता है। जैसे मैंने कहा ना, ला नीनो होगी, अगर किसी फसल को जो
उसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वाटर की, उसे जितना पानी चाहिए उससे ज्यादा आप दोगे उसे तब भी वो बर्बाद होगा, उससे कम भी दोगे तो वो बर्बाद होगा। तो हेंस प्रूव्ड है या नहीं है? यानी कि हर फसल की एक सीमा होती है। वहीं पर मैं आप बात करूं अगर गेहूं की, गेहूं को अगर मैं चावल से कंपेयर करूं, राइस से कंपेयर करूं, तो आपको पता है पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा किसको होती है? वो राइस को होती है। तो ये हेंस प्रूव्ड है। तो इसीलिए जो मैक्रो जो चलता है, ठीक है, वो चलता है इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन में, राइट? यस। अब ये एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन में चलता है, दैट एग्जिस्टिंग थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन। अब प्रॉब्लम क्या है, एम्पिरिकल में तो चलता है, फॉर्मूले में तो चलता है, बट इसका एक पर्टिकुलर कारण नहीं होता। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको दो कारण बताए थे। एक बताया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या हो गया है कि भैया वॉर छिड़ गई है इसलिए महंगाई बढ़ गई है, क्योंकि क्रूड ऑयल कच्चा तेल महंगा हो गया है। दूसरा मैंने बताया कि जो लानिनो की वजह से काफी बारिश हो गई है भारत में, तो इसकी वजह से भी फसल खराब हो गई। तो इन दोनों के कारण आपको क्या दिख रहा है? महंगाई बढ़ रही है। यानी कि अब दोनों एक साथ होंगे ये तो जरूरी नहीं है ना, एक समय पर एक होगा। तो यानी कि मैं पहले ही बोल दूं कि महंगाई बढ़ने का ये कारण है, एक पर्टिकुलर कारण दे दूं, वो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो महंगाई बढ़ने के कारण है वो तो काफी हैं। अब उस समय में कौन सा कारण हुआ है, चाहे वो लालिनो हुआ है, चाहे वो युद्ध हुआ है, क्या कारण है? और भी होते हैं, तो क्या कारण है? इसीलिए जो होता है आपका जो मैक्रो के लिए आपको एक फॉर्मूला नहीं निकाल सकते, आपको इसमें डीप एनालाइज करना पड़ता है कि असल में कारण क्या है। तो इसीलिए इसको कहते हैं इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसको आपने हमेशा इसका एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करके रखना है। हर बार जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपको रिसर्च करनी है। हर बार क्या करना है, जब भी इन्फ्लेशन आएगा, जब भी इन्फ्लेशन आएगा, तो हर बार आपने रिसर्च करनी है पुराने केसेस के आधार पर। यह नहीं कह देना है कि इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ता है, राइट? तो यह बात आपने याद रखनी है कि इसमें हर बार रिसर्च करनी है, क्योंकि कारण कुछ भी हो सकता है, राइट? यह बात इसमें बताई है। इसीलिए आगे आप देखेंगे, इसलिए मैक्रो के लिए एक स्कूल बने हुए हैं, क्योंकि अलग अलग थॉट्स जब बाहर आते हैं, अलग अलग कारण जब बाहर होती है, हर बार रिसर्च होती है, तो उसको हम टेक्निकली कह देते हैं स्कूल्स। कहते हैं ना स्कूल्स ऑफ थॉट्स, अलग अलग थॉट्स बनते हैं, अलग अलग स्कूल्स बनते हैं। इसीलिए आप देखेंगे मैक्रो हैज अ स्कूल लाइक, उसे कहते हैं हम न्यू केनिशियन और न्यू क्लासिकल स्कूल। तो मैक्रो के पास हमेशा अलग अलग कारण होते हैं, इसीलिए यहां स्कूल्स बनाए जाते हैं। स्कूल्स मतलब थॉट्स हो गए। और यहां पर आप देख रहे होंगे केनिशियन या न्यू क्लासिकल स्कूल्स, ये किसके लिए डेडिकेटेड है? मैक्रो के लिए। और माइक्रो जो होता है वो तो यूनिट का होता है, उसकी तो फॉर्मूला फिक्स होता है, ठीक है? जो लॉ एंड डिमांड का सप्लाई है वो सबके लिए फिक्स होता है, एक आध उसमें अपवाद होता है, ठीक है, एक्सेप्शंस होते हैं उसमें, बट कहीं ना कहीं वो जनरली सब पे फिट होता है। अगर मैं आलू की बात करूं, टमाटर की बात करूं, कुछ भी करूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम ज्यादातर जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, उसको ज्यादा टारगेट करते हैं। अब मैं हाईफाई सोसाइटी की बात ही नहीं कर रहा। अब वो लोग डायमंड है या जो एप्पल के फोन होते हैं जैसे i15 या वगैरह वगैरह, जो 1.5-2 लाख के फोन है, अब उनका तो ये स्टेटस होता है, वो जितने उनके प्राइस बढ़ेंगे उनकी डिमांड उतनी बढ़ती है। पर हमारी इकोनॉमी में अगर हम पूरी पॉपुलेशन को कन्वर्ट करें, पॉपुलेशन को एक परसेंटेज में लाएं, तो हमारा जो हाई सोसाइटी है वो तो 10% या 9% ही होता है ना। बाकी 81% तो हमारा, या 90%, माफ कीजिएगा, जो 90% है या 89% है वो तो हमारा मिडिल क्लास है। तो हमारा ज्यादा कॉन्सेप्ट किसके लिए होता है? जो हमारा मेजोरिटी है, दैट इज द मिडिल क्लास और द पुअर क्लास, राइट? इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, और कुछ एक्सेप्शंस हैं उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज वो बहुत कम मास होता है, राइट? तो ये बात आपने ध्यान देनी है। आगे देखते हैं, सिंस द लेट 1980s रादर दिस डिवीजन हैव बीन नैरोइंग। इकोनोमेट्रिक्स इज द थर्ड कोर एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स अदर देन द माइक्रो एंड मैक्रो। और आगे चल के हमें क्या दिखता है, जैसे मैंने बताया आपको 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसके बाद रिसर्च होती है, तो अराउंड 1936 के आसपास जो जॉन मेनर्ड कीनस हैं वो अपनी किताब लिखते हैं और उसमें एक नया सिद्धांत देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो यहां से हम क्या सीख रहे हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आया है वो 1930s के आसपास आया है। कब आया? 1930s में, और मोर स्पेसिफिकली 1936। और यहां पर क्या है, आगे 1980s में हमने इसको एक और ब्रांच ले आए हैं, वो है जब हम इसे मैथमेटिक्स से जोड़ देते हैं। इकोनॉमिक्स को जब हम मैथमेटिक्स से जोड़ देते हैं तो उसे हम कहते हैं इकोनोमेट्रिक्स, यानी कि यहां पर हम मैथ्स का इस्तेमाल करते हैं, जो स्टैट्स होते हैं ना आपके, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, अब हमारे पास माइक्रो है, मैक्रो है और इकोनोमेट्रिक्स है, तीन है हमारे पास 1980s में। पर हमारे एग्जाम के लिए हमें चाहिए मैक्रो। हमने मैक्रो ज्यादा पढ़ना है, क्यों? क्योंकि हम लोग, यानी कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग। आप पॉलिसी मेकिंग में ज्यादा आते हैं, ठीक है? तो पॉलिसी मेकिंग में आपको यह आना चाहिए कि हाउ टू वर्क फ्रॉम द टॉप, क्योंकि आप टॉप लेवल में बैठेंगे, ठीक है?
तो वहां पर आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए और नीचे से क्या चल रहा है ऊपर, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ओवरऑल व्हाट आई मीन टू से, हमारा जो डीलिंग होती है वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स से, राइट। और केनीशियन स्कूल किससे डील करता है? मैक्रो से, यानी कि स्कूल्स जो होते हैं वो हमेशा किससे डील करते हैं? मैक्रो से, राइट। अब व्हाट इज एन इकोनॉमी? अब हम देखेंगे, जैसे अभी हम इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट जो डील करता है, जो हमने देखा जब रिसोर्सेस स्कैर्स यानी कि रिसोर्सेस की कमी है, डिमांड की बहुत ज्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, तो किस तरह से जो हमारी सोसाइटी है यानी कि जो स्टेट है वो उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज कराएगा, वो हमारी डेफिनेशन जो है वो इकोनॉमिक्स के लिए। अब है क्वेश्चन, इकोनॉमी क्या है? तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप प्लीज कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें कि जो भी हमारा नए अपडेट आता है वो आप तक पहुंचे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ज्ञान दर्पण के जो प्लेटफॉर्म है, जो आप नीचे नंबर देख रहे होंगे जो स्क्रॉल हो रहा है, उसको कॉल करेंगे और जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हैं। और बहुत जल्द आप समक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से आप मेरे सामने होंगे, राइट। तो जय हिंद। मैं करुण ज्ञान दर्पण की तरफ से ये सेशन एंड करने जा रहा हूं। जय हिंद।